जय माता दी। स्वयं पर और अपने इष्ट पर विश्वास रखें तो ऐसा कोई काम नहीं कि असंभव हो। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये साल 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। मैं जानती हूं कि अभी बहुत सारे रील्स, वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, पर मैं एक रिक्वेस्ट करती हूं कि सभी वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि वाले जरूर से ये देखें, क्योंकि हम ना तो सिर्फ पॉजिटिव बताते हैं और ना ही नेगेटिव। जो चीज सटीक है, एक्यूरेट है, वो प्रिडिक्शन मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। एक और चीज, ये हमारा जनरल प्रिडिक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि सभी वृश्चिक वालों के लिए यही चीज एप्लीकेबल होगी, क्योंकि ये ग्रहों का खेल है। ये ग्रह हैं जो ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं 2025 में। तो इसलिए आपको इन राशिफल के साथ, इस वीडियो के साथ साथ आपको अपनी कुंडली भी देखनी है, और उसके साथ आपको ये देखना है कि आपकी क्या वृश्चिक राशि है, आपके ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, केतु कहाँ है, राहु कहाँ है। इन सबको देखकर टोटल कॉन्क्रीट हम रिजल्ट निकालते हैं। अगर आप किसी भी तरीके का कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको राशि के बारे में नहीं पता तो वो आप कैसे जाने। आप यहाँ पर देखें कि जैसे ये 8 नंबर है, ये हमारा फर्स्ट हाउस है, असेंडेंट। क्योंकि हम वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 8 नंबर लिया है। अगर आपके पास आपका चार्ट है तो आप उसे खोलें और ये देखें कि आपका मून कहाँ पर है। अगर आपका मून जहां बैठा है, जिस हाउस में, वहां नंबर 8 है, तो आपकी राशि वृश्चिक है। तो इस तरीके से हम अपनी राशि जान सकते हैं। ये जो पूरा फलादेश रहेगा वो आपकी चंद्र राशि और आपकी जन्म राशि के अनुसार रहेगा। आइए अब हम देखते हैं कि 2025 में वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी, क्योंकि जो शनि की स्थिति है 2025 में, इस साल 4 बड़े ग्रह गोचर करेंगे, ट्रांजिट करेंगे, जिससे आपके जीवन पर, प्रत्येक के जीवन पर डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। शनि 29 की रात को, अर्थात 30 की तारीख को आप मान के चले, 30 मार्च को जो स्थिति है उनकी, कुंभ से वो मीन में प्रवेश करेंगे। तो एक बहुत अच्छी बात वृश्चिक राशि वालों के लिए होने जा रही है। ये बहुत खुशी की बात है। जो 2-2.5 साल से वो बहुत परेशान चल रहे थे, और अभी भी 30 मार्च तक का जो उनका समय है, बहुत मैं अच्छा नहीं कहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि की पनौती, शनि की ढैया उन पर चल रही है। देखिए, शनि लग्नेश से चौथे पर है, तो इस तरीके से ये शनि की ढैया काउंट होती है। तो कहीं ना कहीं, चाहे उनके जीवन में पैसा आ रहा था, चाहे किसी की हेल्थ ठीक थी, लेकिन किसी ना किसी एक पार्ट पर उनको मानसिक तनाव बना हुआ था। कभी पैसों को लेके, कभी रिश्तों को लेके। क्योंकि हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कहा गया है, शनि हमेशा कहता है कि मैं कहीं ना कहीं चंद्रमा पे हमेशा दृष्टि डालूंगा, चंद्रमा के आसपास रहूंगा। और जब जब शनि चंद्रमा के आसपास होते हैं, जैसे यहाँ पर चंद्रमा है, तो शनि की जो 10th दृष्टि होती है वो लगन पर पड़ेगी, और वो कहीं ना कहीं एक मानसिक तनाव, एक डिप्रेशन की सी स्थिति, सब कुछ करने के बाद जो रिजल्ट वो चाहते हैं नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए ये ढैया, ये पनौती इनको काफी टाइम से परेशान कर रही थी। अब 30 मार्च को जब शनि का राशि परिवर्तन होगा, वो कुंभ से मीन में प्रवेश करेंगे, तो वृश्चिक राशि वाले एकदम फ्री हो जाएंगे और शनि से इनको काफी राहत मिलेगी। एक तो ये बहुत मेन चीज है। इसके साथ साथ ही 15 मई को जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे मेन देवता होते हैं, गुरु प्लैनेट होते हैं, वो भी राशि परिवर्तन करेंगे, और वो टॉरस से, यानी वृषभ से, वो मिथुन में प्रवेश करेंगे। तो अगर मैं वृश्चिक राशि वालों की स्थिति देखूं, तो अभी जो 15 मई तक स्थिति है गुरु की, वो काफी अच्छी है। वो उनके 7th हाउस में है। तो अभी 15 मई तक अगर उन्हें अपनी, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, शादी करना चाहते हैं, या पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं, तो 15 मई से पहले पहले जो गुरु की स्थिति रहेगी वो काफी अच्छी है। तो आप ऐसे में अपना कुछ भी प्लान कर सकते हैं, शादी प्लान कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही जब गुरु यहां से, यानी वृषभ से और मिथुन में प्रवेश करेंगे, तो डेफिनेटली वो अष्टम में आ जाएंगे और बहुत अच्छे फल नहीं देंगे। हालांकि जो गुरु की दृष्टि रहेगी वो जरूर आपके वाणी भाव, कुटुंब में पड़ेगी, लेकिन फिर भी उसको मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगी, क्योंकि वो 8th हाउस में आ जाएंगे। तो जो 6ठा, 8वां और 12वां घर होता है, वहां पर बैठे हुए ग्रह, और उनके फल उतने अच्छे नहीं होते हैं। इसके साथ साथ ही जो हम नेक्स्ट देखेंगे, राहु और केतु की जो स्थिति है,
18 मई को राहु और केतु भी परिवर्तन करने वाले हैं। राहु इस समय मीन में है, राहु उल्टे चलते हैं और उसके बाद वो यहाँ कुंभ में आ जाएंगे, यानी केंद्र में आ जाएंगे। और केतु की भी स्थिति यही है वृश्चिक राशि वालों के लिए। एक तरफ तो उनकी ढैया हटेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो केतु और राहु हैं, केतु इनके सिंह में आ जाएंगे, तो राहु और केतु 4th और 10th हाउस में आ जाएंगे और एकदम आमने सामने होंगे। तो चाहे माता पिता का घर हो, चाहे उनकी हेल्थ हो, चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो और सुख भाव हो, कहीं ना कहीं केंद्र में आके राहु और केतु थोड़ी सी दिक्कत कर सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि 18 मई से पहले पहले आप सभी अपने काम, अपने रिश्ते सुलझा सकते हैं। और अगर आप किसी तरीके से कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी लग्जरी से रिलेटेड गाड़ी, घर, वाहन, तो आप 18 मई से पहले पहले वो ले सकते हैं। अब हमने आपकी सहूलियत के लिए इस पूरे वीडियो को 8 सेगमेंट्स में बांटा है, जिससे आपकी हेल्थ भी कवर हो, करियर कवर हो और आपकी बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में जो उठापटक चल रही है वो आपको क्लियर हो। और इन सब परेशानियों से दूर होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आप इस पूरे वीडियो को देखें और एंड तक जुड़े रहें, क्योंकि इसके बाद मैं आपको उपाय भी बताऊंगी। आइए अब हम सबसे पहले हेल्थ की स्थिति देख लेते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए, वृश्चिक के लिए। देखिए, हेल्थ हम लगन से सबसे ज्यादा देखते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा कुछ सीरियस होता है, मार्केश की स्थिति है, कोई लोग बहुत बुरी तरीके से बीमार हैं, तो ऐसे में दूसरा घर और 7th हाउस और 8th जो हमारी लॉन्जेविटी होती है, हमारी एज को लेके देखा जाता है कि व्यक्ति कहाँ तक जिएगा, तो हम उसमें 8th हाउस को भी देखते हैं। लेकिन एक जनरल पूरे साल का अगर हम लेखा जोखा देखते हैं कि आपकी हेल्थ स्कॉर्पियो की कैसी रहने वाली है, तो देखिए यहाँ पर बुध विराजमान है आपकी लगन में ही, जो कि शत्रु राशि में है। और जो वृश्चिक के स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं, और मंगल भी इस समय आपके भाग्य में नीच के होके, वक्रीय होके बैठे हैं। तो अगर मैं हेल्थ को देखूं तो बहुत कोई अच्छा समय नहीं कहूंगी इनिशियल लेवल पे। आपको स्पेशली एक तो अपने बीपी का ध्यान रखना है, अपने गुस्से को कंट्रोल रखना है कि आपका बीपी, कईयों का होता है कि टेम्परामेंट के साथ साथ उनके बीपी भी ऊपर नीचे होते हैं, या कोई बहुत नेगेटिव बात वो सुन लेते हैं तो उनके कहीं ना कहीं किसी का बीपी लो हो जाता है, किसी का अप हो जाता है। तो स्पेशली बीपी का आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि सूर्य भी यहाँ है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने डेंटल इशू, दांतों में आपको कोई दिक्कत ना है, या आईज को लेकर भी आपको केयरफुल रहना है। बाकी अगर ओवरऑल देखें तो कोई बहुत मेजर इशू मुझे नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि 15 मई तक गुरु की जो दृष्टि है आपकी लगन पर है, तो वो एक अच्छी बात है। वो कहीं ना कहीं उनको देखेंगे और किसी ना किसी तरीके से गुरु की दृष्टि को बहुत अच्छा माना गया है। तो ओवरऑल छोटी मोटी चीजों के अलावा, या आप कहीं बाहर जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी या आप खांसी जुकाम, ये सब चीजें थोड़ा सा आपको इफेक्ट कर सकती हैं। इसके बाद हम देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप। देखिए, जो आपका 5th हाउस होता है, ये जो आपका हाउस होता है पंचम, यहां से हम लव लाइफ को देखते हैं। तो ऐसे में यानी 18 मई से पहले पहले जो आपकी स्थिति बनी हुई है वो यहाँ पर राहु विराजमान है। अगर वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं शुरू की स्थिति कहूंगी, एक तो ढैया चल रही होगी आपकी 30 मार्च तक, और 18 मई तक राहु भी आपके पंचम में ही बैठे हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे में जो भी सामने वाला है, यानी आप स्वयं तो मंगल हैं जो नीच के होके आप भाग्य में बैठ गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप दोनों, यानी आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी एक दूसरे लवर्स हैं, या आपकी जो भी लव लाइफ है, वो दोनों एक दूसरे पे शक करेंगे। छोटी छोटी बातों पर उनमें लड़ाई हो सकती है, जो आजकल हो जाता है। आजकल ब्रेकअप भी डिजिटल होते हैं, तो डिजिटली आपको ब्लॉक कर सकते हैं किसी भी चीज से। तो इसमें आपको धैर्य से काम लेना है और चीजों पर बहुत केयरफुल रहना है, यानी छोटी मोटी चीजों को अवॉइड करना है। उसके बाद जब यहाँ पर आपका शनि आएगा, तो वो भी मैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगी। जब कुंभ से शनि मीन में प्रवेश करेंगे, तब भी लव लाइफ उस समय भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। यानी आपके अपने रिश्ते को बचाने के लिए आपको थोड़ा सा लव लाइफ पे ध्यान देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, और किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है तो उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। क्योंकि शनि भी जिस घर में बैठते हैं वहां वो वृद्धि तो करते हैं, पर वहां पर काम बहुत कराते हैं। यानी आपको लव लाइफ बचाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद अदर जो रिलेशंस होते हैं, मैं अगर और रिलेशंस की बात करूं, जैसे जो आपके सिबलिंग्स हैं, वो उसके लिए हम 3rd हाउस देखते हैं। तो शनि ही आपके सिबलिंग हैं, वो अभी सुख भाव में है, तो वो ठीक है। माता का घर भी ठीक है, फादर भी आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ, फादर का जैसे हम लोग नवम भी देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में
यहाँ पर मंगल नीच के हैं, तो फादर की हेल्थ का आपको वृश्चिक राशि वालों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए मंगल का परिवर्तन होगा, मंगल भी वक्रीय स्थिति में है और 4 जनवरी को वो भी चेंजेस लाएंगे। 4 जनवरी को बुध परिवर्तित होंगे और कहीं ना कहीं मंगल 21 जनवरी को चेंज होंगे और वो वक्रीय हैं तो मिथुन में प्रवेश करेंगे। तो इस तरीके से जब मंगल यहाँ प्रवेश करेंगे तो फिर भी मैं कह सकती हूँ कि फादर की जो स्थिति है या उनकी हेल्थ को लेके चीजें हैं वो थोड़ी सी ठीक होंगी, लेकिन तब जब मंगल मिथुन में प्रवेश करेंगे तब आपकी खुद की हेल्थ पर आपको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि मंगल ऑलरेडी वक्रीय हैं, आपके लग्नेश हैं और वो 21 जनवरी को अष्टम में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, बाकी जो रिश्ते रहेंगे चीजें रहेंगी वो ठीक रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं मैरिज में अगर मैं देखती हूँ तो 7th हाउस जो होता है उसको हम मैरिज का मानते हैं। इसके जो स्वामी हैं यानी सप्तमेश हैं वो शुक्र हैं और शुक्र आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। इनिशियल लेवल पर जो मैं कहूंगी 15 मई से पहले पहले जो आपकी स्थिति है वो काफी अच्छी रहने वाली है। उसके बाद भी शुक्र जब वापस चेंज होंगे 28 जनवरी को तो भी वो शुक्र उच्च के हो जाएंगे, तो भी आपका समय अच्छा रहने वाला है। यानी मैरिड लाइफ को लेकर अभी कोई बहुत टेंशन नहीं है, बस आपको बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं और गुरु थोड़ा सा शुक्र से शत्रुता रखते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, और जिन लोगों की शादी ही नहीं हुई है वो 15 मई से पहले पहले ट्राई करें, उनको एक अच्छा मैच मिल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं करियर के लिए देखिए जो 10th हाउस होता है उसको हम देखते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर मैं आपको बताना चाहूं कि जो करियर के स्वामी हैं सूर्य ऐसे में यहाँ पर धन भाव में बैठे हुए हैं। अगर मैं शुरू का चार्ट देखती हूँ जनवरी का, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कि आपका जो कर्म का स्वामी है उसका धन भाव से संबंध हो गया है, तो ये काफी अच्छा रहने वाला है। अभी इसमें ऐसी कोई भी नेगेटिव चीज नहीं है, लेकिन 18 मई के बाद जब केतु कन्या से मिथुन में प्रवेश करेंगे और राहु यहाँ आ जाएंगे तो राहु की सीधी दृष्टि होगी, उस समय हो सकता है आपको थोड़े से कंफ्यूजन रह सकते हैं और आप इतना प्रैक्टिकल होकर काम को नहीं कर पाएंगे। तो केतु के आने से पहले पहले आप अपनी चीजें सेट कर लें, कोई कंफ्यूजन ना रखें। और जो लोग जॉब में हैं, केतु के यहाँ आने के बाद उनकी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कोई ना कोई चेंजेस आ सकते हैं, जैसे उनका ट्रांसफर हो सकता है, उनके प्रमोशंस होते हैं, क्योंकि कर्म भाव में केतु के आने से कहीं ना कहीं चीजों में चेंजेस आते हैं, आइदर चेंज ऑफ प्लेस या आप कह सकते हैं कि चेंज ऑफ जॉब। एंड इफ यू आर इन बिजनेस तो कहीं ना कहीं आप चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, नई चीजों में जा सकते हैं। केतु थोड़ा बहुत चेंज आपकी लाइफ में 18 मई के बाद प्रोफेशनल लाइफ में जरूर लेकर आएगा। इसके बाद जो बिजनेस और फाइनेंस की स्थिति है, देखिए बिजनेस के लिए हम ये भाव देखते हैं और फाइनेंस के लिए हम 2nd हाउस देखते हैं। तो जो 10th और 2nd का अभी जो तालमेल बना हुआ है वो काफी अच्छा बना हुआ है, और शुरू में जो शुक्र और शनि की दृष्टि भी सीधे 10th हाउस पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस बहुत अच्छा रहने वाला है। शुरू में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट कि आपकी ढैया पनौती चल रही है। तो जितना आप सोचेंगे चीजें उनमें थोड़ा बहुत अड़चने आपको देखनी पड़ सकती हैं, तो इसके लिए कुछ उपाय मैं आपको बाद में बताऊंगी। अगर वो सब आप फॉलो करते हैं तो मान के चलें कि आपकी जो कर्म से रिलेटेड समस्याएं हैं या पैसों को लेकर कहीं दिक्कत आ रही है तो वो दूर होगी। इसके बाद हम धन भाव को देखते हैं कि आपका फाइनेंस कैसा रहने वाला है पूरे साल। तो देखिए यहाँ पर आपके धन भाव में सूर्य विराजमान हैं, और जो यहाँ के स्वामी हैं यानी जो आपके धन भाव के स्वामी हैं वो भी सप्तम में हैं, गुरु आपके सप्तम में बैठे हुए हैं। और अगर मैं यानी धनेश और पंचमेश ही आपके गुरु हैं, तो वो दोनों ही अभी 7th हाउस में हैं, 15 मई तक बहुत अच्छी सिचुएशन में है। थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है कि वो शत्रु के घर में है, बाकी इन दोनों की स्थिति और इनका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। और जो आपका फाइनेंस है वृश्चिक राशि का, वो अगर हम ढैया को हटा दें तो उसके अलावा यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। रादर आप कोई इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं, आपके सुख भाव में भी बहुत अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, तो कोई इन्वेस्टमेंट आइदर घर, गाड़ी, कोई नई प्रॉपर्टी, लैंड, ये सब आप कुछ अभी स्टार्टिंग में ले सकते हैं, देख सकते हैं, फाइनलाइज कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स की बात आती है। ये जो हाउस होता है हमारा 5th हाउस, ये स्टूडेंट का है और यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। राहु 18 मई के बाद यहाँ पर चेंज करेंगे और कुंभ में आ जाएंगे, और शनि 30 मार्च को यहाँ आ जाएंगे। तो ऐसे में अभी
जो स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत ज्यादा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, या कोई वो एग्जाम दे रहे होंगे तो जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिजल्ट भी नहीं आ रहा होगा। तो ऐसे में अभी थोड़ा सा तसल्ली रखें और मेहनत ज्यादा करें, अपने काम पर, अपनी स्टडी पर फोकस करें, तो कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन क्योंकि राहु यहाँ बैठे हैं और गुरु की स्थिति भी एक यहाँ पर है जो थोड़ी सी शत्रु के घर में है, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन रहेगा। जिस तरीके से आप उम्मीद कर रहे हैं वैसा रिजल्ट नहीं रहेगा। लेकिन डेफिनेटली 18 मई के बाद जब राहु चेंज होंगे और 30 मार्च के बाद जब शनि यहाँ आएंगे, ये इंटरचेंज होगा, तो ऐसे में आपकी स्टडीज अच्छी होंगी और आप जो कोई एग्जाम दे रहे हैं या देना चाहते हैं उनमें बहुत अच्छा आपका समय रहेगा, उनमें आप डेफिनेटली पास हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो केतु की स्थिति है वो भी थोड़ा सा, जो उसकी दृष्टि है वो लाभ वाली है, तो आपका मन पढ़ाई में लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की, देखिए जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं इनके स्वामी मंगल हैं और मंगल और गुरु का एक बहुत अच्छा तालमेल होता है। इनके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, पंचमेश हैं और बैठे सप्तम में हैं। तो गुरु की जो स्टार्टिंग में यानी 15 मई से पहले पहले जो गुरु की दृष्टि है वो सीधी लगन पर है, तो शुरू के समय में ही ये काफी आध्यात्मिक रहेंगे, बहुत पूजा पाठ करेंगे, धार्मिक यात्राओं के भी इनके योग हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से अगर मैं 2025 में वृश्चिक की स्थिति देखूं तो वो अच्छी रहने वाली है। और उसके बाद भी जब गुरु का परिवर्तन होगा 15 मई को, वो अष्टम में आएंगे, तब भी इनकी स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि गुरु अष्टम में नॉलेज देने वाले होते हैं। वो किसी ना किसी तरह अध्यात्म के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, उनका जो इंटरेस्ट है वो अकल्ट की तरफ बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो इस तरीके ओवरऑल देखें हम 2025 में वृश्चिक राशि वालों के लिए 60 से 70% तक आध्यात्मिक उनकी लाइफ रह सकती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए ये सारी चीजें जो हमने 8 सेगमेंट हैं कवर करे हैं, इसके अलावा भी अगर कुछ रह जाता है तो आप हमें लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अब बात आती है रेमेडीज की कि हम क्या करें कि ये जो छोटी मोटी परेशानियां हैं, वैसे तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है वृश्चिक राशि वालों के लिए इस बात कि उनकी जो ढैया है वो हट रही है। ढैया हटने के बाद 30 मार्च के बाद वो खुद ही बहुत रिलीफ महसूस करेंगे, अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे और रिश्तों में भी उनके मधुरता आएगी। लेकिन इसके अलावा रेमेडीज के तौर पर मैं बताना चाहती हूँ कि आपको एक हनुमान चालीसा नित्य करनी चाहिए, क्योंकि मंगल आपके स्वामी हैं। साथ साथ अभी 30 मार्च तक जब तक ढैया है तो आपको शनि मंदिर जाना चाहिए और ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप भी करना चाहिए। इसके अलावा कुछ रहता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।